प्रस्तुत है एक और न्यू वीडियो यूपी लेखपाल के लिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। आज का पहला प्रश्न, एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आंसर लगाएंगे ग्राम विकास अधिकारी। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से एक पॉइंट बनने के चांस रहते हैं कि ग्राम विकास का सचिव होता है ग्राम पंचायत अधिकारी और क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है खंड विकास अधिकारी। जिला पंचायत का सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है और ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम प्रधान होता है। एक बार और ध्यान से आप देखेंगे इन सभी को। 21 शॉट ले लेंगे इसका। मैं नेक्स्ट पेज लेकर लगाता हूँ। अगला पेज है, एक प्रश्न बनने के चांस रहेंगे उत्तर प्रदेश के बांध से संबंधित। पिछले टॉपिक पे मैंने आपको उत्तर प्रदेश की नहरों संबंधी सारे तथ्य करा दिए थे जो इंपॉर्टेंट होने वाले थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, गोंदवल्ला पांत सागर रिहंद नदी पर है और पिपरी में है। पिपरी पड़ता है सोनभद्र के अंदर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है जो ललितपुर में है। राजघाट बांध बेतवा नदी ललितपुर में है। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर है, झांसी में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, झांसी में। परीक्षा बांध कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्जामों में, जो बेतवा नदी पर है, झांसी के अंदर है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली जिले में है। ये चंदौली जिला वही जहां प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, महोबा में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महोबा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पेज नंबर 4। आगे एक प्रश्न बनने के चांस रहेंगे, ये भी अच्छे पॉइंट मैंने सजाए हैं। उत्तर प्रदेश किसान आयोग संबंधी। उत्तर प्रदेश किसान आयोग का गठन हुआ 18 नवंबर 2004 को। 18 नवंबर 2004 को। इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे और वर्तमान में भी अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन है। पहले अध्यक्ष भी एमएस स्वामीनाथन थे और वर्तमान अध्यक्ष भी एमएस स्वामीनाथन है। इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। इसने क्या कार्य किया? इसने 2004 में जब इसका गठन हुआ तो इसने अधिक तेज और अधिक समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाए। अधिक तेज तथा अधिक समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाए इसने, जो आगे चलकर 11वें नंबर की पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बना। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अधिक तेज तथा अधिक समावेशी विकास था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और ये सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय किसान आयोग ने। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को। अध्यक्षता एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक भारत में रहे, वही इसके अध्यक्ष बनाए गए। और एमएस स्वामीनाथन की जो पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और मैंने सुझाया कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी को उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5। आगे उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी तथ्यों को मैं सजा करके लाया हूं। वीडियो को 3-4 दिन लग जाते हैं तैयार करने में, लेकिन सटीक पॉइंट में निकाल करके लाता हूं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी लेखपाल के लिए। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी पहला पॉइंट है कि लगभग 54% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है भारत की। और भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। भारत की बात कही गई है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आंसर 15। उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र मैंने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। ये 3 पॉइंट हो गए हैं। एक पॉइंट इनमें से बनने के पूरे चांस रहेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भारत की अगर आप बात करें, पूरे भारत में जो कृषि के प्रकार हैं, उन कृषि के प्रकारों को मैंने तैयार किया। जैसे नंबर 1 लिखा गया स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, व्यापक कृषि। इसके अतिरिक्त और अगले पेज पर है, पहले इनको समझने का प्रयास करेंगे। स्थानांतरित कृषि, इसकी शुरुआत थाईलैंड से हुई थी, थाईलैंड से। और थाईलैंड में इस कृषि को कहा जाता है तमराई। ये क्या होती है कि जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग हैं, वहाँ कृषि करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए भूमि नहीं है, तो वहाँ के लोग वर्षा के शुरू होने से 2-3 माह के पहले वृक्षों को काट करके, झाड़ियों को काट करके डाल देते हैं और वर्षा होने से शुरू होने से पहले उसमें आग लगा दी जाती है।
उसके बाद जब वर्षा हो जाती है तो उस भूमि में ये लोग अपने पौधे धान वगैरह जो लगा करके अपनी फसल को तैयार कर लेते हैं, उससे अपनी जीवन याचिका चलाते हैं। और वो जो भूमि है वो 2-3 साल के लिए ही कृषि कार्य के लिए उपयोगी रहती है। उसके बाद वह भूमि खराब हो जाती है, अर्थात वो फसल उसमें नहीं उगती है। अब इन लोगों को उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर यही क्रिया करनी होती है, वृक्षों को काटना, जलाना। इसीलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4 साल यहाँ 4 साल वहाँ, तो स्थानांतरित कृषि इसको कहते हैं। और जब बार बार वृक्षों को काटा और जलाया जाता है तो इसी कृषि को काटो और जलाओ के नाम से जानते हैं। थाईलैंड से इसकी शुरुआत हुई। थाईलैंड में इसे तमराई कहा जाता है और श्रीलंका में इसी कृषि को चेना कहते हैं। भारत में इसी कृषि को झूम की खेती के नाम से जानते हैं। यह कृषि भारत में सबसे ज़्यादा नागालैंड राज्य में की जाती है। इस कृषि को करने के लिए प्रसिद्ध जनजाति गारो और खासी जनजातियां हैं। गारो और खासी की पहाड़ियां अगर एग्जामिनर पूछे तो आप लगाइएगा कि मेघालय में है गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों से टकराने के कारण ही मेघालय के स्थान मार्कंडा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 1140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नागालैंड में लेकिन सबसे ज़्यादा ये कृषि कार्य किया जाता है, झूम की खेती। और अगली खेती नेक्स्ट निर्वाहन खेती को देखेंगे। निर्वाहन खेती क्या होती है? निर्वाहन खेती भारत में ही निर्वाहन खेती का जो तरीका है भारत में वो निर्वाहन कृषि है। निर्वाहन कृषि क्या होती है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा हो और क्षेत्रफल कम हो जनसंख्या के हिसाब से, और उसी भूमि में क्या हो, वहाँ के लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ही जैसे अनाज उगा लिया, गेहूं चावल उगा लिया और उसको बेच करके अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर ली, जीवन का निर्वाह कर लिया, या थोड़ा बहुत उसमें से कुछ अपने खाने के लिए रख लिया। ऐसी कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। और भारत में पूछेगा कि कौन सी कृषि को अपनाया गया है तो आंसर आप लगाइएगा, निर्वाहन कृषि भारत में की जाती है। इसके बाद अगला गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि होती है, ये मैंने पिछले दिनों आपको कृषि गहनता समझा दिया था बहुत अच्छे से एक वीडियो में। तो जो जिन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है, ये भी वही जैसे यूरोपीय शक्तियों वाले यूरोपीय जो देश हैं, उन यूरोपीय देशों में उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए उस ही भूमि में अनाज को उगाया जाता है, अर्थात इसमें एक के बाद एक तुरंत फसल बोई जाती है या एक के साथ दूसरी फसल को ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता। जैसे शहरी क्षेत्र में शहर के जो आसपास के खेत होते हैं, शहर के लोगों के आसपास के जो खेत होते हैं, वो एक ही वर्ष में जायद खरीफ रबी इनकी जगह पर 3 फसलों की जगह पर वो 5-5 6-6 फसलें उगा लेते हैं, जिसके कारण उनका कृषि गहनता बढ़ जाती है। तो शहरी क्षेत्रों के आसपास या जो यूरोपीय देश मैंने आपको बताए, उन देशों में जिन देशों के पास भूमि कम है और अपना पेट भरने के लिए उसी भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में फसलों को बोया जाता है। लिखा है मैंने कि देख लेंगे आप इसको, यही बात मैंने समझाई है। और कितना होना चाहिए? 200% से ज़्यादा कृषि गहनता कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो को आप देख लेंगे, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगले कृषि को देखते हैं, व्यापक कृषि। व्यापक कृषि ठीक इसका अपोजिट होगी, जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएसए है, जैसे कनाडा है, जनसंख्या कम क्षेत्रफल ज़्यादा, तो उस क्षेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश में भारत में अगर हम देख लें तो भारत में जैसे पंजाब है, हरियाणा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ 300 400 बीघे के फार्म है किसानों के। कनाडा में, अमेरिका में भी यही है। अर्थात व्यापक कृषि बहुत बड़े क्षेत्र में, इसमें क्या होता है कि या तो कोई कंपनी आ जाती है, कंपनी को किसी को ठेका दे दिया जाता है कृषि कार्य करने के लिए। इसमें बड़े बड़े मशीनों का कार्य किया जाता है। 400 बीघे 500 बीघे के फार्म हैं तो उनमें मशीनों से ही कार्य किया जाएगा, अर्थात उसमें उसको व्यापक कृषि का नाम दिया गया है। और किस प्रकार अधिक कम जनसंख्या वाले देशों में ये प्रचलित कृषि है। आगे पढ़ते हैं, छठा पेज वाणिज्यिक कृषि। छठा पेज वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि होते है कि जब एक किसान किसी फसल को बोता है और उसका उद्देश्य हो कि इससे प्राप्त को बेच देंगे। जैसे गेहूं को इस उद्देश्य से बोया है कि उसको उगा करके बेचेगा, कपास को बेचेगा ही, बेचने के ही लिए कोई उगाता, गन्ने को चूस कर कैसे खत्म करेगा, बेचा ही जाएगा, तंबाकू है, मक्का है। तो ऐसी फसलें जिनका
उद्देश्य ही नगद धन प्राप्त करने के लिए बोई जाती हैं, उन फसलों को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। बागवानी कृषि क्या होती है? बागवानी कृषि भी एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में वृक्षों को लगा दिया जाता है। एक बार उन वृक्षों को लगा दिया जाता है और 30, 35, 40 साल तक फिर बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी से हमें फसल की प्राप्ति होती रहती है। अर्थात ये भी व्यापक रूप से की जाने वाली कृषि है और इसमें वृक्षों को लगाया जाता है और लंबे समय के लिए लगाया जाता है। आगे सूखी भूमि की खेत कृषि, जैसे भारत का राजस्थान राज्य है या राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब का जो पंजाब का नहीं कहेंगे, महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा का अभाव रहता है, वर्षा की कमी होती है, जहाँ पर वह कम वर्षा होती है, सूखी भूमि रहती है जहाँ पर, उस क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मटर, ये कैसी फसलें, जिन फसलों को पानी की आवश्यकता कम होती है, उन फसलों को उगाया जाता है। जैसे पश्चिमी भारत, मैंने उदाहरण दिया, ये कृषि सूखी भूमि वाली खेती की जाती है। आगे गीली भूमि वाली खेती कहाँ होगी? फिर जहाँ वर्षा ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत का मतलब जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, मेघालय के आसपास का क्षेत्र, वो जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, वही पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, अर्थात भूमि रहती है गीली भूमि रहती है। और पश्चिमी घाट का क्षेत्र, जहाँ केरल, पश्चिमी घाट, जहाँ वर्षा होती है ज़्यादा, उस क्षेत्र में भी गीली भूमि रहती है। अर्थात फिर उस क्षेत्र में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो फसलों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे चावल उगाया जाएगा, जूट उगाया जाएगा, गन्ना उगाया जाएगा उस क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र के में उगाई जाने वाली जो खेती है उसको कहेंगे गीली भूमि की खेती। इस पर स्टेटमेंट एग्जामिनर बना करके लाएगा। अगला एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स को एक बार समझेंगे। एक्वापोनिक्स एक तरीका है, भारत में ना के बराबर ही यह कृषि कार्य किया जाता है और यह कृषि करने के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये एक प्रकार की, जैसे एरोपोनिक्स होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है, वही होता है कि जो केवल पानी है, पानी में ही पौधों को उगाया जाता है। आप कहोगे पानी में कैसे हो जाएंगे? देखिएगा जरा कि पौधों को उगने के लिए आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, उनके जीवित रहने के लिए, तो पानी में ही वो पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं, जिस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों में पानी को उगाने की विधि को कहते हैं और हाइड्रोफाइट पानी में उगने वाले पौधों को कहते हैं। एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाने की विधि कहलाती है और एरोपोर्टिक पौधे वो होते हैं जो पौधे उग करके आते हैं हवा में। उसके अतिरिक्त टुड्राफाइट जो बर्फीले में उगने वाली वनस्पति उसको कहते हैं। सियोकाइट छाया में उगने वाली वनस्पति को सियोकाइट कहा जाता है, इसको भी पूछता है एग्जामिनर। एक पूछता है क्रोप्रोफिल, ये गोबर पर उगने वाली वनस्पति होती है, गोबर पर क्रोप्रोफिल। वृक्षों की ही छाल पर जो वनस्पति उग करके आती है उसको बोलते हैं कार्डिगोलस वनस्पति। कार्डिगोलस वनस्पति। ये जो पॉइंट मैंने बताए कृषि के तरीके, ये बहुत सटीक है। अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा कि सिंचाई के तरीके कौन कौन से, एक प्रश्न सिंचाई से और एक प्रश्न कृषि के तरीकों से, एक प्रश्न बनने के पूरे चांस रहेंगे। एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है, एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ अगले पेज को, अगली वीडियो के, उसमें कवर कराएंगे। आगे कुछ योजनाओं से संबंधित भी हर वीडियो में मैं प्रश्न लेकर के आता हूँ। इस बार भी मैंने एक तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को कवर किया है। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो उद्देश्य था वो था प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS PCS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या मेडिकल यानी डॉक्टरी लाइन की जो तैयारी करने वाले, कोचिंग करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन विद्यार्थियों को मुफ्त में कोचिंग सुविधाएं देना, उनको मुफ्त में कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लाई गई। पूछेगा एग्जामिनर कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आप आंसर लगाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधा देना इसका उद्देश्य था, जिसको लॉन्च किया गया था 16 फरवरी 2021। आपको अगर याद हो तो उस दिन बसंत पंचमी थी और बसंत पंचमी के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था। अगले एक योजना को और मैंने कवर करने का प्रयास किया। अगली है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना लिखा है मैंने, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित है, यानी केंद्र द्वारा इस योजना को लाया गया है और इसका उद्देश्य बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए कैसे कि जैसे अगर कोई महिला का पति एक अपराधी साबित हुआ और उसके महिला के पति को जेल हो गई है, तो अब वो महिला को
मतलब कहने का कि उसको कुछ सिखाया जाएगा, उसको हुनर सिखाया जाएगा कि वो या तो सिलाई कार्य करना सिखाया जाए या फिर कुछ और कार्य उसको सिखाया जाए और उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो अपना जीवन यापन चला सके। जैसे कि एक क्या कहें कि वैश्या है, वैश्यावृत्ति का कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं उनका जीवन बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, तो उसके लिए भी उनको हुनर सिखा करके उनको रोजगार का अवसर, स्व आधार, नाम से ही आप समझ लेंगे, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप याद रखेंगे इसको। काफी पुरानी योजना है, 2001-2002 को इसको लाया गया था। इसके सारे पॉइंट आप देखेंगे इधर अच्छे से एक बार। स्वधार योजना केंद्र की योजना है, 2001-2002 से लाई गई थी और कठिन परिस्थिति मैंने उदाहरण आपको बताई। मैं आगे बढ़ता हूँ पेज नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 8 ये किसान सारथी पोर्टल है, किसान सारथी पोर्टल, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। किसान सारथी पोर्टल की जो शुरुआत की वो की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई 1929 को, जुलाई 1929 को। यह बात मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कराई थी। और जब इसने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया तब इसने एक पोर्टल की शुरुआत की, सारथी मंच, सारथी पोर्टल की इसने शुरुआत की। और इसकी शुरुआत कब की गई? जुलाई 2021 को, जुलाई 2021 को। अब इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को उनकी ही भाषा में सही समय पर सही जानकारी देना, उनकी मिट्टी के बारे में, उनकी फसल के बारे में, फसल के रोगों के बारे में एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। यह किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उनसे सीधे बातचीत कराएगा ये पोर्टल। इतनी बढ़िया शुरुआत की गई। और कृषि विज्ञान केंद्र जो भारत का सबसे पहला खोला गया था वो पांडिचेरी में वर्ष 1974 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहला कृषि विज्ञान केंद्र याद रखेंगे 1974 ईस्वी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उत्तर प्रदेश में कितने वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। आपको ना मिले तो गूगल करके कमेंट बॉक्स में नोट करिएगा। मैं बढ़ता हूँ अगले पेज की तरफ। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 क्या कहता है? कुछ विविध के प्रश्न मैंने सजोने का प्रयास किया। पेज नंबर 9 कहता है कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो देवरिया और गोरखपुर में। जूट जो कि मैंने आपको बताया कि नमी वाले क्षेत्र में, यानी जो गीली भूमि वाली कृषि थी उसमें होने वाली फसल है जूट। जूट का छाल भाग है जो प्रयोग में लाया जाता है और जूट को कहा जाता है सोने का रेशा। सोने का रेशा जूट को कहते हैं। सोयाबीन का उत्पादन करता है बुंदेलखंड। आप जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि जो बुंदेलखंड है वो मध्य प्रदेश से क्या कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। सोयाबीन, इसीलिए यही कारण है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। चने का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा करता है हमीरपुर। चने का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है हमीरपुर। आगे लिखा गया कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन होता है सहारनपुर। नींबू का उत्पादन भी सहारनपुर। जो रसीले फल अगर पूछेगा एग्जामिनर कि उत्तर प्रदेश में रसीले फलों का उत्पादन कहाँ होता है तो आंसर आप लगाएंगे सहारनपुर में। और राज्य की कुल आय में कृषि और पशुपालन का लगभग, अब राज्य की बातें कर रहे हैं तो इसमें 41.5% योगदान है। यानी ये कहें कि राज्य को सबसे ज्यादा जो आय की प्राप्ति होती है वो कृषि और कृषि से होती है, यानी क्या कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र से होती है। और उसमें कितना परसेंट योगदान रहता है? 41.5% का योगदान रहता है। और राज्य के कुल कर्मचारियों को, ध्यान दीजिएगा ये डेटा राज्य का है। पहले ही सबसे जो दूसरा वाला पेज था इसी वीडियो को, उसमें मैंने केंद्र का डेटा आपको दिया था। राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 70% है। एक बार देखिएगा जरा, राज्य के जो कुल कर्मकार लोग हैं उनमें कृषि कर्मकारों का हिस्सा कितना है? 70% है। और देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है। और देश का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में कुल उगाए जाने वाले गेहूं का अकेला 35% गेहूं उत्तर प्रदेश ही उत्पादित करता है। आगे पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 कहता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उपनाम, जो नगर हैं, शहर हैं, उनके उपनाम और उनके पुराने नाम लेकर के आए हैं। तो पहले उपनाम बोल रहे हैं, पहले उपनाम। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहते हैं नोएडा को। 100 विंडो कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जैन लोगों की काशी हस्तिनापुर को कहते हैं। मेरठ, हस्तिनापुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। हैदरपुर जो बिजनौर में
आर्द्रभूमि स्थल है वो इसी के अंतर्गत आता है और उसको उत्तर प्रदेश का नवा क्या कहेंगे आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। और 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश का जो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है संत कबीर नगर में उसको दर्जा प्रदान किया गया। कुल मिलाकर 10 उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थल हो गए जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर को, काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। धान का कटोरा कहते हैं चंदौली को, धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। चंदौली का जिक्र अभी भी हुआ था। ये उत्तर प्रदेश की बातें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसको बोलते हैं? चंदौली को उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है। हींग और गुलाल नगरी बोलते हैं हाथरस को, हींग और गुलाल नगरी कहा जाता है हाथरस। हींग नगरी और गुलाल नगरी हाथरस को कहा जाता है हाथरस। नजाकत नफाकत का शहर लखनऊ। नजाकत और नफाकत क्या होती है कि जो कोई व्यक्ति वो जिसके मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, सम्मान होता है, दूसरों को रिस्पेक्ट करता है, वो ये सब तरीका क्या कहलाता है? नफाकत नजाकत कहलाता है। आदर भाव रखने वाले व्यक्ति का जो गुण है उसको कहते हैं। सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर वही जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया एमबीटी के नाम पर। एमबीटी का नाम जोना खाता और जौनपुर को बसाया गया था। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। और सुरमा नगरी कहते हैं बरेली को। सुरमा नगरी, बांस नगरी किसे कहते हैं? बरेली को सुरमा नगरी और बांस नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में मैंने कुछ लिखे हैं नगरों के प्राचीन नाम। पेज नंबर 11 में लिखे गए हैं नगरों के प्राचीन नाम। सबसे पहले लिखा है, ये यूपी एसआई में बन चुका है, कन्याकुब्ज पहला नाम था कन्नौज का। कन्याकुब्ज पहला नाम था कन्नौज का। या कन्नौज को पहले कहा जाता था नगर महोदयश्री। कन्याकुब्ज भी कहते थे इसी को, और क्या कहते थे? नगर महोदयश्री इसे कहा जाता था। गोरक्षा नगर गोरखपुर, आप देखिएगा गोरखपुर का नाम ही गोरक्ष नगर से नाम पड़ा है। तो गोरखपुर का पहला नाम है ये, प्राचीन नाम उपनाम नहीं है। आगे मधुपरी, मथुरा का पहला नाम था मधुपरी। मथुरा का पहला नाम मधुपरी था। मथुरा का पहला नाम मधुपरी। पिपरवा पहला नाम था कपिलवस्तु का। पिपरवा जो सिद्धार्थनगर वाले क्षेत्र में। ऋषिपत्न या मृगदाव, ये भी एसआई में पूछा जा चुका है। ऋषिपत्न कहा जाता था सारनाथ को, या मृगदाव का पहला नाम, ये बहुत मैं पढ़ाता हूँ पहले से ही कि मृगदाव किसका पहला नाम था? मृगदाव पहला नाम था सारनाथ का। आगे बढ़ते हैं, इसको जरा कर ले, कहाँ गया एयरप्लेन मोड? ये हाँ। आगे ब्रह्मव्रत पहला नाम था बिठूर का, वही बिठूर जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। बिठूर कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित। तो बिठूर का पहला नाम था ब्रह्मव्रत। एक प्रश्न और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कानपुर है, कानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कान्हा के नाम पर। कान्हपुर अर्थात कानपुर हो गया बाद में वो। आगे कंपिलिया, बहुत बार पूछता है कि कंपिलिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फर्रुखाबाद में मनाया जाता है कंपिलिया महोत्सव। फर्रुखाबाद, वही फर्रुखाबाद जहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। और कंपिल भी दे देता है इसको, वर्तमान में कंपिल कह देते हैं। तो कंपिल क्या है? बात को सुनिएगा, वही है। आपसे पूछता है कि जो कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? तो फर्रुखाबाद लगाते हैं ना आंसर। तो फर्रुखाबाद क्या है? वो कंपिल है, वही कंपिल है, वही कपिल है। वो जो कपिल जो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक रहे थे। सारे पॉइंट हो गए। आगे पेज नंबर 12, वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे अब जो पेज में लेकर कह रहा हूँ, जितने भी आपको ग्रीन कलर के पेज दिखाई दे रहे हैं, आने वाले 4 पेज हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था को कवर करने का प्रयास किया गया। ये इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने की थी वर्ष 1772 ईस्वी को। और इसमें क्या था कि जो भूमि थी किसानों की, उसको 5 वर्ष के लिए ठेके पर दे दिया गया था। किसको दे दिया गया? जमींदारों को। 5 वर्ष के लिए ठेकेदारों को दे दिया गया था, 5 वर्ष के लिए ठेके पर। और जो किसको दिया जाता था? जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसको ये भूमि प्रदान कर दी जाती थी। और सरकार भारत में आई, ब्रिटेनी भारत में आए, अपनी फैक्ट्रियां लगाई। जब उनको फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने पैसा लेने के लिए, कर को लेने के लिए व्यवस्था लेकर के आए। देखिएगा दोबारा से ध्यान से जरा। 1772 इजारेदारी व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग, विशेषता 5। भले ये चल नहीं पाई 1777 ईस्वी को ही इसको फिर 1 वर्ष इसकी अवधि कर दी गई थी। उसके बाद पेज नंबर 13। उसके बाद क्या किया गया? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। और स्थायी बंदोबस्त जो लागू था उस समय में, वो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग,
इस क्षेत्र में, तो भारत का उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उस समय का लगभग उसके 19% भाग पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि जमींदारों को मालिक बना दिया गया था। पहले क्या था, मैंने बताया इससे पहले जो इजारेदारी व्यवस्था थी उसमें जमीन किसान की ही थी, लेकिन टैक्स वसूलना का जिम्मेदारी थोप दी गई थी ठेकेदारों को। लेकिन इसके अंतर्गत क्या है कि जो जमींदार लोग हैं, जमींदारों को ही भूमि का स्थायी मालिक इसके अंतर्गत तो बना दिया गया था, और इसीलिए कहा गया स्थायी बंदोबस्त। ध्यान दीजिएगा कि जो जमींदारी बंदोबस्त है ये स्थायी बंदोबस्त है, क्योंकि जमींदारों को ही स्थायी भूमि का मालिक बना दिया गया है। इसी को कहा गया था सूर्यास्त कानून। इसी व्यवस्था को कहा गया था सूर्यास्त कानून। और इसमें ये याद रखेंगे आप कि इसमें जो 11 भाग भूमि में से जो टैक्स वसूला गया है, उस टैक्स के 11 भाग में से 10 भाग टैक्स जमींदार अंग्रेजों को दे करके आते थे। वसूले गए टैक्स में से 11 भागों में 10 भाग अंग्रेजों को सौंप करके आते थे जमींदार, और सूरज के छिपने से इसको पे करके आते थे। इसलिए इसको कहा जाता था सूर्यास्त कानून। अगर कोई जमींदार लेट हो जाता तो उसकी जमींदारी छिन जाती थी, सूर्यास्त कानून। इसके बाद आगे पलटते हैं जरा, पेज नंबर 14 क्या कह रहा है। जो पेज नंबर 14 कह रहा है, पेज नंबर 14, फिर उसके पश्चात रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हो गई। मद्रास में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। मद्रास के अतिरिक्त मुंबई में, एक मिनट रुकिएगा, अभी पेन गया हमारा, ये मुंबई और असम वाले कुछ भागों में इसको लागू किया गया था। इसको क्या था, इसको समझिएगा। ये था कि किसान, जब अंग्रेजी फैक्ट्री आई है तो उसको पैसे की आवश्यकता है। अभी मैंने आपको बताया कि 10 भाग देने पड़ते हैं, देते हैं अंग्रेजों को, और 1 भाग अभी जमींदार अपने पास रखते हैं, तो अंग्रेजों को और पैसों की आवश्यकता है। तो अब अंग्रेजों ने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को समाप्त कर दिया और अब सीधे टैक्स वसूलने लग गए। जो 1 भाग मतलब जमींदार रखते थे, अब वो 1 भाग भी जमींदारों को नहीं दे रहे, सारे का सारा टैक्स वो अपने पास ही रख रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या बताया कि किसानों से सीधा संपर्क इसके अंतर्गत किया गया था। ये आपको पढ़ने को मिल जाएंगी किताब में भी, लेकिन जिस तरीके से मैं लेकर के आया हूँ ना, अब मैं वादा करता हूँ कहीं नहीं मिलेंगी आपको। आगे अगले पेज को लेकर के आते हैं, 15 नंबर का पेज देखिएगा जरा कि उसके बाद क्या आया। उसके बाद आई महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग इसको लेकर के आया, और लॉर्ड हेस्टिंग मैकेंजी नाम का व्यक्ति था जिसने इसका सुझाव दिया था। स्कॉट मैकेंजी था शायद, इसका सुझाव दिया था। और इसने क्या कार्य किया कि आगरा, पंजाब में इसको लागू किया। और भी बड़ा क्षेत्र था, और लगभग भारत के उस समय के 30% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था में क्या था कि भू राजस्व का जो बंदोबस्त है वो पूरे गांव का, पूरा गांव कहा जाता था महाल को। यह भी प्रश्न बन चुका है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महाल क्या था, तो गांव को कहते थे। लिखा है मैंने यहाँ पर, लगा दिया है, यहाँ मुझे ब्रैकेट लगाना था, कोई नहीं। महाल या गांव में जमींदारों या प्रधानों के साथ किया जाता था। मतलब एक गांव में से एक जमींदार को चुना और या प्रधान को चुना, मुख्य व्यक्ति उस समय में, और उसको महालवाड़ी व्यवस्था का अध्यक्ष बना दिया। अब वो टैक्स वसूलने का कार्य किया करता था। तो चारों व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई हैं, दोबारा से समझ लेंगे इनको वीडियो देख करके आप। आगे है उत्तर प्रदेश के और कुछ पॉइंट्स जो हैं कि उत्तर प्रदेश में एक योजना लाई गई, गोपालक योजना। उत्तर प्रदेश में लाई गई गोपालक योजना। ये गोपालक योजना की जो शुरुआत हुई, गोपालक योजना की शुरुआत हुई ये 22 जनवरी 2019 को। 22 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में गोपालक योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था कि राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य रखा गया था। और इसके अंतर्गत ये तभी दिया जाता था अगर कोई व्यक्ति 5 से ज़्यादा पशुओं को पालता है, उसमें गाय हो, भैंस हो, और कितने रुपए तक का ऋण वो ले सकता था बैंक से, 9 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उसके लिए की गई थी। गोपालक योजना उत्तर प्रदेश, शुरुआत 22 जनवरी 2019। उद्देश्य राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना और पशुपालकों को 9 लाख रुपए तक का ये अवधि आपको, ये धनराशि आपको याद करके जानी है। इसको पूछता है एक प्रश्न आंकड़े संबंधी एग्जामिनर जरूर पूछेगा, आप याद करके जाएंगे सारे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर हमारा 17 पर पहुंचते हैं। पेज नंबर जो 17 है वो गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है? लेखपाल। गांव में भू राजस्व की वसूली का कार्य करता है लेखपाल, एक पॉइंट हो गया।
1 पॉइंट हो गया। और जिले में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मजिस्ट्रेट। जिले में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है मजिस्ट्रेट। राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होता है। तीसरा पॉइंट कहता है हमारा, राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन कार्य करता है। और चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। ये 4 पॉइंट हैं, छांट करके लाया हूँ आपके लिए। अगला पॉइंट अगले पेज पर बढ़ रहे हैं। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, जल्दी खींचते हैं इसको। 18 पेज लगाया मैंने। पंडित दीनदयाल, एक प्रश्न इससे भी बनने के चांस लेंगे, मुझे लगता है मैंने बहुत छाटा इसको, बहुत सारे वेबसाइट से इसको तैयार किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना, ये क्या है पहले तो इसको समझते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बंजर जो पड़ी भूमि है, या फिर जल भराव वाली भूमि है, या फिर जो बीहड़ वाली भूमि है, उस भूमि को कृषि योग्य बनाना था। कौन सी योजना? वो योजना पर चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना का उद्देश्य बंजर भूमि को, जल भराव वाली भूमि को, जो बीहड़ वाली भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना इसका उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया। और इस कब से शुरुआत हुई? 8 अगस्त 2017 से। 8 अगस्त 2017 से इसकी शुरुआत की गई। और 2022 तक यानी 5 वर्ष का इसका लक्ष्य रखा गया। और 5 वर्ष 68 जिले इसमें शामिल थे। पूछेगा कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था, तो बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं, बुंदेलखंड के 7 जिले इस योजना में शामिल नहीं थे। बुंदेलखंड के 7 जिले इस योजना में शामिल नहीं थे। कितने जिलों में चलाई गई? 68 जिलों में। 2021-22 तक का लक्ष्य 68 जिलों में इसको लाना था। मनरेगा के तहत यह कार्य पूरे का पूरा संपन्न हुआ। मनरेगा के तहत देखिएगा जरा एक बार और ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप शुरू में। आगे पेज नंबर 19, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका शुरू में ही। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को जरा शेयर करते। देखो बहुत ही मेहनत के साथ ये डेटा लेकर के आया जाता है, मेरी बहुत सारी तैयारी छूट जाती है और आपको लगता है कि हाँ इसमें दम है। अब आप अगर टेस्ट देंगे ना, टेस्ट अगर तो दे रहे हैं आप, तो उसमें देख लेना आपको लगेगा कि हाँ हर एक वीडियो मेरी दम रखती है। तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 ईस्वी में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 में घोषित की गई। इसका उद्देश्य पहले हम पढ़ेंगे, इसको लागू किए जाने की तिथि को पढ़ने से पहले। इसका उद्देश्य था कि वातावरण अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, फूड प्रोसेसिंग जोन को चिन्हित करना। फूड प्रोसेसिंग जोन के किस क्षेत्र में कौन सा फूड प्रोसेसिंग जोन लगाया जा सकता है, कि कहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे भारत में कहीं लिट्टी चोखा पसंद है तो कहीं कुछ है ना, तो उसको चिन्हित करना कि वहाँ पर। और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना करना। मेगा फूड पार्क पिछले वीडियो में कवर किए थे कि क्या होते हैं। मेगा फूड पार्क का विकास करना इसका उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। जिस प्रकार से देखो हमारा भारत गरीब क्यों रह गया? गरीब इसलिए रह गया क्योंकि जो अमेरिका है, कहीं वो मैगी नूडल और क्या क्या चाउमीन, ये सब विदेशी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें। भारत में भी ऐसा था, लेकिन भारत के लोग में भी अलग अलग व्यंजन बनाए जाते थे, लेकिन भारत ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ों पर, तो वो फेमस नहीं हो पाए, उनको लोग पूरी दुनिया में नहीं पहचान पाए। आज दुनिया का बर्गर हमारे भारत में खूब खाया जाता है, लेकिन भारत का कोई व्यंजन विदेशों में नहीं खाया जाता। तो उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, ये राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है, लेकिन मैं आपको केंद्र की नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, भारत की नहीं बढ़ाई मैंने आपको। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति और कब से लागू हुई? 24 अक्टूबर इसको लागू किया गया 2017 ईस्वी को। 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि निर्धारित की गई। 5 वर्ष इसकी जो अवधि है वो निर्धारित की गई। उद्देश्य मैंने आपको इसका बता दिया, समझा भी दिया है। अगला पेज देखते हैं। अगला पेज शायद लास्ट पेज ही हो। वो लास्ट पेज आपको क्या कहता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, और अच्छे ना लगे तो कमेंट करें कि वजह क्या रही। और अगर आपने अपने फ्रेंड को इसको शेयर नहीं किया है तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि 3-4 दिन में एक वीडियो लेकर के आते हैं और इतनी मेहनत के साथ इतना समय व्यतीत करने के बाद इतने सटीक पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। आपको किताब में तो नहीं मिलेंगे। मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एग्ज़ाम में आप 80 नंबर तक तो करके आओगे, 80 नंबर तक तो सब ही करके आ जाएंगे लगभग, ज़्यादातर चलो 70 तक करके आ जाएंगे ज़्यादातर लोग। अगर अब जो 80 से 100 के बीच के नंबर हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ आपको, ये वाले नंबर आप देख लेना वीडियो में,
ये वाले नंबर आपको हो सकता था मैं भी वही टुच्ची सवाल लेकर के आ जाता, वही रोज के घिसे पिटे पुराने सवाल, लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ से 80 से 100 नंबर लाने वाले जो सवाल हैं वो लेकर के आता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कमेंट पसंद नहीं आई है, क्यों पसंद नहीं आई ये बताएं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।